मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई आकर रहने लगा। मैंने बीटेक किया था, इसी वजह से मुझे जल्द ही एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन इस नौकरी की एक खास बात यह थी कि मुझे अक्सर मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता। एक दिन अर्जेंट ही मुझे दूसरे शहर के लिए रवाना होना पड़ा। तब रात के 7 बज रहे थे। बरसात का मौसम था और कई दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुंबई में बारिश होना एक आम सी बात है, लेकिन आज बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सारे रास्ते जाम थे। मौसम विभाग में भी यह बताया गया कि कृपया अपने घरों से 2-3 दिन ना निकले, क्योंकि बारिश तेज होने की पूरी आशंका थी। लेकिन मुझे अर्जेंट किसी काम से दूसरे शहर जाना था, इसी वजह से मैं निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में बहुत ही भीड़ थी, हर तरफ गाड़ियों का जाम था। मुंबई की भीड़ से निकलना किसी जंग से कम नहीं होता, लेकिन मैं कई घंटे तक एक जाम में फंसा रहा। अब मैं अपने आप को भी कोस रहा था कि आखिर मैं क्यों घर से निकला। उधर मुझे दूसरी तरफ ऑफिस से कॉल भी आ रही थी कि आप कब तक दूसरे शहर पहुंचेंगे। अब मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा कि रोड से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। मैं एक काम करता हूँ कि मैं जंगल के रास्ते से निकल पड़ता हूँ। इसी वजह से मैंने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल का रास्ता मुझे अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि इससे पहले भी मैं जंगल के रास्ते से होते हुए दूसरे शहर जा चुका था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज़ की थी, क्योंकि जंगल में भी खतरा होता है। तभी गाड़ी तेज़ चलते हुए आगे जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में एक लड़की को गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा। बारिश की वजह से मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इसी वजह से मैंने तुरंत गाड़ी साइड करके रोक दी। वह लड़की भी भागती हुई मेरे पास आकर खड़ी हुई और फिर मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ चुके हैं, आप प्लीज़ मुझे शहर के बाहर छोड़ दें। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं मनमोहित हो चुका था। वह दिखने में दूध की तरह सफ़ेद थी। इतने घने जंगल में एक लड़की को अकेला छोड़ना ये बहुत ही गलत बात थी। इसी वजह से मैंने उसे गाड़ी में आने की जगह दे दी। बारिश की वजह से वह लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने हल्के पीले रंग का एक सूट भी पहना हुआ था, जिसमें उसका पूरा अंग साफ दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी एक बड़े से खड्डे में जाकर रुक गई थी और उसके बाद गाड़ी चलना भी बंद हो चुकी थी। जब मैंने उतरकर गाड़ी को देखा तो उसमें बहुत धुआं निकल रहा था। जब लड़की मुझसे पूछने लगी तो मैंने उसे कहा कि गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। वह मुझे कहने लगी कि इतनी रात को हम कहाँ रुकेंगे। मैं वही जंगलों में कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मुझे दूर एक छोटी सी कुटिया नज़र आ रही थी, जो काफ़ी दूर थी। मैंने उस लड़की को वहाँ का रास्ता दिखाया और वह मेरे साथ चलने लगी। कुटिया के अंदर पूरा अंधेरा हुआ था। मैंने एक लकड़ी लेकर आग जलाई, जिसमें हमें गर्माहट मिले। तभी मैं और वह लड़की दोनों सो चुके थे। तभी रात के पूरे 2 बजे लड़की कपकपाने लगी थी। मुझे लगा लड़की शायद सपने में बड़बड़ा रही है। जब मैं उसके पास जाकर देखा तो उसका माथा छुआ तो वह उसका आग की तरह तप रहा था। शायद बरसात में भीग जाने की वजह से उसे तेज बुखार हो चुका था और उसके कपड़े भी सारे गीले थे, जिससे बुखार उसे और बढ़ रहा था। अब मैं सोचने लगा कि मुझे इस हाल में क्या करना चाहिए। वह लड़की दिखने में इतनी मासूम थी कि कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी वजह से मैं तुरंत गाड़ी से जाकर एक चादर लेकर आया और फिर लड़की के बगल में लेटकर उसे गर्माहट देने लगा। मैंने उसे अच्छे से पकड़ा हुआ था ताकि उसका शरीर गर्म हो सके। तभी गर्माहट देते देते मैं अपने जज्बात खो बैठा और फिर वह सब करने लगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था, इसी वजह से मैं अपने आप पर काबू ना पा सका। वह लड़की भी गरम गरम आहें भर रही थी। मैंने पूरी रात उसके साथ जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं किशनगढ़ गांव में रहा करता था। मेरा नाम किशोर है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी एक बहन और एक छोटा भाई रहा करते थे। मैं घर में सबसे बड़ा था, इसी वजह से मुझ पर घर की जिम्मेदारी थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई जाकर शिफ्ट हो गया था और वहीं मुझे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई थी। मैं बचपन से ही बहुत ही शर्मीला
और उलझा हुआ लड़का था। मैं हमेशा बड़ों का बहुत ही आदर किया करता था। मुंबई में मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने थे, लेकिन वह सारे के सारे काम ख़त्म होने के बाद पार्टी शार्टी करते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहा करता था। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे बॉस ने एक अच्छी पोस्ट पर भी रख लिया, जिससे मेरी सैलरी दुगनी हो गई थी। लेकिन अच्छी सैलरी के साथ साथ अब मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी थी। मुझे अक्सर मीटिंग करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। मैंने आज तक कोई भी मीटिंग कैंसिल भी नहीं की थी। इसी वजह से बॉस मुझे बहुत मानते थे और उन्होंने अब मुझे सैलरी के साथ बोनस भी दे दिया, जिसे पाकर मैं बड़ा ही खुश होता था। मैंने सोचा कि अब मुझे और अच्छे से काम करना है। इसी वजह से मैंने बोनस के पैसों से एक सेकंड हैंड गाड़ी भी ले ली, ताकि मैं आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकूं। बरसात का दिन था और मुंबई में तो बरसात आम बात होती है, लेकिन मुंबई की भीड़ से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। मुंबई पे हर कदम पर आपको बहुत ही रास्तों पर ट्रैफिक जाम मिलता है। इसी तरह मुझे एक दिन ऑफिस से कॉल आई थी कि मुझे अर्जेंट ही दूसरे शहर के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे बॉस कह रहे थे कि किशोर, तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा, एक बहुत ही अर्जेंट डील होने वाली है जो कि हमारे लिए करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो लाखों का नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। मैं अपने बॉस को बहुत ही आश्वासन दे रखा था कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं जल्द से जल्द वहाँ जाने के लिए रवाना होने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला, तभी रास्ते की भीड़ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। आज से पहले इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं अपने आप को दिमाग को शांत करने के लिए गाड़ी में म्यूज़िक ऑन करने लगा। तभी मुझे मौसम विभाग की न्यूज़ आने लगी, जिसमें बताया जा रहा था कि मुंबई में 3 दिन तक लगातार बहुत ही तेज़ बारिश होने की पूरी आशंका है। इसी वजह से कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। इस बात को सुनकर अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा था। मैंने आज तक कोई भी डील कैंसिल नहीं की थी, और अगर ये डील कैंसिल हो जाती तो बॉस के साथ साथ मुझे भी नुकसान होता, क्योंकि बॉस अक्सर मुझे इनाम के तौर पर बोनस भी दिया करते थे। मुझे अपने कामकाज से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मैं गाड़ी में बैठा परेशान हो रहा था, क्योंकि कम से कम 20 मिनट तक मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं सोचने लगा, रोड से जाने से बेहतर है कि मैं जंगलों से चला जाता हूँ, क्योंकि मुंबई का रास्ता बहुत ही जाम था। जंगलों से जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही दूसरे शहर पहुँच जाऊँगा। अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो पता नहीं यह ट्रैफिक जाम कब ख़त्म होगा। इसी वजह से मैंने तुरंत गाड़ी घुमाई और जंगलों के रास्तों से निकल पड़ा। मैं इससे पहले भी जंगल के रास्ते से कई बार जा चुका था, इसी वजह से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था। मैंने बस गाड़ी को अच्छे से लॉक किया हुआ था, ताकि कोई भी जंगली जानवर अटैक ना कर सके। मैं भी गाड़ी पूरी तेज़ रफ्तार से चला रहा था, क्योंकि जंगलों में तो आप लोगों को पता ही है कि डर तो रहता ही है। इसी वजह से मैं पूरी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था कि तभी मैंने सामने में एक लड़की को खड़ा पाया। वह लड़की बारिश की वजह से शीशे में साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा शायद कोई आत्मा होगी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस लड़की के सामने से गुजरी तो वह गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि मेरी मदद करें। उसकी बात को सुनकर मुझे यह अंदाज़ा लग चुका था कि शायद उसे मेरी ज़रूरत है। इसी वजह से मैंने तुरंत गाड़ी रोककर सीट का शीशा नीचे किया। तभी वह लड़की भागती हुई मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और फिर मुझे कहने लगी, कृपया आप मेरी मदद करें। मैं किसी काम से मुंबई आई थी और फिर रास्ते में मुझे कुछ गुंडे मिल गए जो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद मेरे साथ गलत भी हो सकता है। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने उसे गाड़ी में आने की इजाज़त दे दी थी। वह लड़की तुरंत भागते हुए मेरे बगल वाली सीट में आकर बैठ गई। लड़की की हालत बड़ी ही ख़राब थी। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। उसका शरीर भी पूरा कांपने लग रहा था।
गाड़ी में मेरे पास एक छोटा सा टॉवल था जो मैं अक्सर यूज़ किया करता था। मैंने उसे वह टॉवल निकाल कर दे दिया। उस लड़की ने मुझे फिर शुक्रिया अदा किया। वह लड़की दिखने में बहुत ही मासूम सी लग रही थी। पहली ही नज़र में मैं उसकी तरफ मनमोहित हो चुका था। मैंने आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैं फिर धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगा और मैं बातों ही बातों में उसका नाम भी पूछा। तब वह लड़की मुझे कहने लगी कि मेरा नाम ईशा है। जब मैं उससे बात कर रहा था तब मैंने आगे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जंगल के आगे में एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था। गाड़ी जब वहाँ से गुजर रही थी तो उस गड्ढे में जाकर पूरी तरीके से फंस चुकी थी। एक तो पूरी तेज बारिश हो रही थी और ऊपर से गाड़ी का रुक जाना अब मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं इस लड़की को कहा कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। जब मैं गाड़ी देखने के लिए गाड़ी से उतरा तो देखा कि गाड़ी के वहाँ से पूरा तेज धुआं निकल रहा था। शायद अभी इसे मैकेनिक के पास अभी दिखाना पड़ेगा, लेकिन इतनी रात को मैं जंगलों में मैकेनिक कहाँ से लाता। अब मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा था। तब वही लड़की मुझे कहने लगी कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि गाड़ी पूरी ख़राब हो चुकी है और हमें अभी कहीं रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी। मैं यही कुछ सोच रहा था कि मुझे दूर एक छोटी सी कुटिया नज़र आई थी। मैंने उस लड़की को पुकारा और कहा कि तुम मेरे साथ उस कुटिया में चलो। मैं गाड़ी में से अपनी एक चादर भी ले ली और कुछ जो ज़रूरी सामान था वह भी अपने साथ ले आया। मुझे लगा कि शायद आगे ज़रूरत पड़ सकती है इन सब चीज़ों की। फिर वह लड़की मेरे साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर चलने लगी। फिर थोड़ी ही दूर के बाद वह छोटी सी कुटिया भी आ चुकी थी। वह कुटिया देखने में ऐसी लग रही थी मानो जैसे सदियों पहले पुरानी थी, जिससे यह अंदाज़ा तो लगाया जा ही सकता था कि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। उस लड़की को भी थोड़ा डर लग रहा था, इसी वजह से वह ज़्यादातर मेरे साथ बगल में ही खड़ी हो रही थी। मैं उसे पूरा विश्वास दिला रहा था कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने धीरे से मेरी बाजू भी पकड़ ली थी। तभी उसके छूते ही मेरे बदन में एक करंट सा लगने लगा था। मैंने कहा कि आज कुछ देर हमें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं रुकती। मैं फिर कुछ लकड़ लेकर वहीं बगल में हल्की सी एक आग जला दी, जिसमें कुटिया में थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी और साथ ही साथ थोड़ी गर्माहट भी हो रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से मैं पूरा भीग चुका था। बरसात की वजह से हम दोनों के कपड़े भी पूरे गीले हो चुके थे। अब हमें ठंड भी लग रही थी। तभी मैंने देखा कि कुटिया के अंदर एक छोटी सी चारपाई बनी हुई थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम एक काम करो, तुम वहाँ अकेली जाकर सो जाओ और मैं यहीं ज़मीन पर लेट जाता हूँ। वह लड़की डरती हुई उस चारपाई पर जाकर लेट गई। दिन भर की थकावट की वजह से मुझे जल्द ही नींद भी आ गई थी, लेकिन फिर अचानक कुछ देर बाद ही मुझे बड़ी ही अजीब सी तेज तेज चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। जब मैंने उठकर इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि वह लड़की नींद में बड़बड़ा रही थी। जब मैं उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा तो उसके बदन को हाथ लगाते ही मुझे एक तेज करंट सा लगा। मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि इसको बहुत ही तेज बुखार है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी रात को मैं इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊं। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और कोई दूसरा रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की पूरी तरह से कपकपा रही थी। उस लड़की को देखकर मुझे यह अंदाज़ा हो रहा था कि इस लड़की को थोड़ी गर्माहट की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं क्या करूं। फिर कुछ देर बाद परेशान रहने से मैं सोचने लगा कि अब तो कोई चारा नहीं है और मुझे यह करना ही पड़ेगा। जो रास्ता मैं चुनने वाला था वह गलत तो था, लेकिन अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। लड़की की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। कल को कोई मुझसे पूछेगा तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा। इसी वजह से हार पछताकर मैंने अपनी एक चादर ली और उस लड़की के बगल में जाकर लेट गया और उसे अपनी गर्माहट देने लगा था। आज मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के इतने करीब जा चुका था, जिसकी वजह से मेरे अंदर में एक हलचल सी होने लगी थी। मैं भी एक लड़का था और मेरे भी जज्बात थे। ठंड की वजह से उस लड़की ने भी मुझे अच्छे तरीके से पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने आप पर काबू ना पा सका
और फिर मैंने वह हद पार कर दी जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा अच्छी परवरिश दी थी। बुखार की वजह से लड़की को कुछ भी होश नहीं था। मैंने पहली बार आज वह सब किया था। इसी वजह से मैं अपने आप पर काबू ना पा सका और फिर मैं भी उसे पकड़कर वहीं चारपाई पर सो गया। जब पूरे 2 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैं तुरंत उससे अलग हो गया। मुझे अपनी गलती का अब एहसास होने लगा था, लेकिन मैं मन ही मन अब बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था। मैंने आज तक कभी भी गलत काम नहीं किया था और ना ही किसी लड़की के साथ। लेकिन जब मैं उस लड़की के माथे को छुआ तो वह अब ठीक थी। उस लड़की का बुखार बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। उसके तुरंत बाद ही लड़की की आंख भी खुल चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने उस लड़की को देखकर हड़बड़ा सा गया था और फिर ना चाहते हुए मैंने उस लड़की को झूठ बोल दिया कि तुम नींद में बहुत तेज बड़बड़ा रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें जगा रहा था। फिर लड़की कहने लगी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। बारिश रुकी है क्या? तो हम लोग चलते हैं। तभी मैंने बाहर जाकर देखा, बारिश भी रुक चुकी थी। मैंने उस लड़की को तुरंत कहा कि चलो अब हम वापस चलते हैं। मुझे गाड़ी का काम थोड़ा बहुत आता था, इसी वजह से गाड़ी की डिक्की से मैंने दूसरा टायर निकालकर गाड़ी में तुरंत ही फिट कर दिया और फिर जंगल से हम लोग रवाना हो चुके थे। लड़की बहुत ही ज़्यादा मासूमियत में थी और उसकी उम्र भी 17 से 18 साल होगी। इसी वजह से उसे वह सब का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन मुझे तो पता था कि मैंने जो किया है वह बहुत ही ज़्यादा गलत काम है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी। इसी वजह से मैं अब अंदर ही अंदर बहुत अफसोस भी कर रहा था, लेकिन मैं उस लड़की को बोल भी नहीं पा रहा था। पता नहीं वह लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर गाड़ी चलाते हुए मैं दूसरे शहर आ चुका था। मैंने सबसे पहले उस लड़की से उसके घर का पता पूछा। जब उसने मुझे उसके घर का पता बताया तो मैंने कुछ ही देर बाद उसे उसके घर तक छोड़ दिया था। वापसी के टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मुझे अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा था। आज मुझे अपने माँ बाप की बात भी याद आ रही थी कि कभी किसी के साथ गलत मत करना। तुम चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन भगवान सब देख लेता है और एक ना एक दिन तुम्हें अपने किए की सज़ा भी मिल ही जाती है। यही सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। मेरे माथे से पूरे पसीने छोड़ रहे थे, लेकिन कामकाज की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इसी वजह से गाड़ी तेज़ चलाते हुए अपनी मीटिंग वाली जगह पर जा पहुंचा। मैंने मीटिंग भी बहुत अच्छे से की थी और बॉस को यह खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं ठीक वक्त पर मीटिंग पर पहुंच चुका था। इसी वजह से उन्होंने अब मुझे मैनेजर की पोस्ट में रख लिया और अब मेरी सैलरी अब दुगनी से तिगनी बढ़ चुकी थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश था। अब वापसी पर मैंने सोच रखा था कि मैं उस लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांग लूँगा, क्योंकि अगर वह लड़की किसी और लड़के से लाइफ में शादी करेगी तो कल को उसे यह बात पता चलेगी तो उस लड़की के लिए बहुत ही बुरा होगा। उसके चरित्र पर दाग उठेंगे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता था, और शायद तब उसका पति भी उसे छोड़ देगा। इसी वजह से मैंने गाड़ी तेज भगाते हुए उसके घर तक पहुंच चुका था। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके घर पर एक पिताजी और एक माँ थी। पिताजी चारपाई पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि आप कौन हैं? फिर मैंने कहा कि आप अंकल मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी लड़की मुझे अच्छे तरीके से जानती है। फिर मैंने उसके पिताजी के सामने उसकी बेटी का हाथ मांगने लगा। जब मैंने उस लड़की का हाथ मांगा तो वह लड़की मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। लड़की के परिवार वाले थोड़े गरीब थे, इसी वजह से वह अपनी लड़की की शादी करने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कहीं मैं उसके साथ गलत ना करूं, लेकिन कई घंटे की वार्तालाप के बाद वह शादी के लिए मान चुके थे। मैंने शादी भी उसी दिन करने का फैसला किया था। फिर एक छोटे से मंदिर में जाकर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और उस लड़की की शादी हो गई। वह लड़की बार बार मुझे गहरी निगाहों से देखे जा रही थी। शायद वह सोच रही होगी कि मैंने तो उसकी मदद की थी और आखिर मैं क्यों उससे शादी कर रहा हूँ, और वो भी इतनी जल्द। उसके अंदर कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे। शादी करके जब मैं उसे अपने घर वापस लेकर आया तो सुहागरात की रात लड़की थोड़ा शर्मा रही थी।
मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तो उस लड़की की धड़कनें ज़ोरों से बढ़ने लगी थी। वह मुझे फिर से अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वह लड़की मुझसे कहने लगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसे इस बात का जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यह सही वक्त नहीं होगा। फिर मैंने उसे बहाना किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पहली ही नज़र में देखकर मोहब्बत करने लगा था और मैं इसी वजह से तुमसे शादी कर ली। मेरी बातों को सुनकर लड़की गहरी सोच में डूब चुकी थी और फिर मैंने उसे धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए उस पर मोहब्बत लुटाना शुरू कर दिया। मेरी मोहब्बत को देखकर वह भी मुझसे अब मोहब्बत करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था। अब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। तब मैंने उसे यह खबर बताई कि उस रात जंगल में मैंने गलती से उसके साथ वह सब कर लिया था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जो सुनते ही वह मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी, लेकिन बाद में उसने मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझा भी था। मैंने उसे कहा कि मुझसे गलती हुई थी, इसी वजह से मैंने तुमसे दोबारा शादी भी की और अब मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। वह लड़की कुछ देर तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रही थी, लेकिन बाद में उस लड़की ने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।